जय हिंद साथियों, आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसके लिए थोड़ा मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछला जो वीडियो था उसमें सेक्शन 11 टू सेक्शन 17 तक का हम लोगों ने सब्जेक्टिव फॉर्म में इसका अध्ययन किया था और इसका एमसीक्यूज आज करेंगे आज के सेशन में। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी सेक्शंस हैं उन सेक्शन के जो है बाद एमसीक्यू हम लोग जस्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेट से आ रही हैं आपको, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो आप लोगों के लिए जो कंटेंट है आरपीयूपीएफ पे कभी काम चल रहा है, तो इसके बाद तो जस्ट हम लोग आरपीयूपीएफ शुरू करेंगे। आइए बिना लेट किए हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोग को मैंने जो है पहले एमसीक्यू कराए थे 11 तक का, सेक्शन 1 टू 11 का आपको एमसीक्यू करा दिए थे। अब सेक्शन 11 टू सेक्शन 17 का एमसीक्यू कराएंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर इसका जो है पीडीएफ आप भेज दें हमको। तो ये जो भी आपको सब्जेक्टिव जो फॉर्म में जो आपको पढ़ाया जा रहा है इस स्लाइड पे, उसका पीपीटी क्यूबिक्स क्लासेस के एप्लीकेशन पे अपलोड है। आप एप्लीकेशन को अपलोड करें, अपलोड करके और वहाँ से सारी चीज़ों को वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं बहुत ही ईजी फॉर्म में। और बहुत ही मैंने इसको जो है विशेष तरीके से और इजी करके और आप लोग को समझने के लिए मैंने उन सारी चीज़ों को वहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पर सेक्शन का जो है एमसीक्यू यहाँ पे बना हुआ है और मैं जो है मेरा प्रयास रहता है कि इसको जो भी चीज़ें हैं, जो आपसे कुछ भी चीज़ें छूट ना पाए, उस वो पूरा मेरा प्रयास रहता है कि उसके लिए मैं करूँ। तो ये आगे हो गया, मैं ये आप लोग को थोड़ा सा वेट करें। अपने स्लाइड पे आते हैं। मैंने कंबाइंड स्लाइड ही बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसके एमसीक्यू आपको 24 क्लासेस के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। सेक्शन 11 से पढ़ना था और ये हम लोग का सेक्शन 11 से रिलेटेड एमसीक्यू है। आइए शुरू करते हैं आज के इससे। चलिए, तो आज का ये पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। तो ये जैसा कि मालूम है सेक्शन 11 जो है यह बल सदस्यों के कर्तव्यों से संबंधित है और इसके समय समय पर मैंने आपको बताया भी है। तो सेक्शन धारा के अंतर्गत कौन सा कर्तव्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित, तो आप लोग को शो हो रहा होगा, इसमें दे रहा है कि धारा 11 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर्तव्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। जैसा कि मालूम है कि 4 प्रकार के कर्तव्य दिए गए हैं सेक्शन 11 में बल सदस्यों के कर्तव्यों के बारे में, जिसको मैंने डीप एक्सप्लेनेशन जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको किया है, उसका वीडियो भी आपको मिले होंगे। तो अगर वीडियो नहीं देखा है आपने तो पिछला जो है इसके जो हमारा एप्लीकेशन है इसके प्ले लिस्ट में आरपीएफ एक्ट के नाम से जो है उसमें सारे वीडियोज वहाँ पे हैं, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन के ऊपर देख चलते हैं। पहला है वरिष्ठ अधिकारी के विधि सम्मत आदेशों का पालन करना। ऑप्शन नंबर बी होगा यात्रियों एवं यात्री क्षेत्र की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी हो गया रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करना और रेल संपत्ति की सुरक्षा करना। तो जैसा कि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया भी और तो आप इस प्रश्न को जो है लगा भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये जो है या रेल कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण, ये जो है बल सदस्यों के कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। दूसरे आप नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 25 पे करते हैं। किसी भी अन्य ऐसे कार्य को करना जो रेल संपत्ति यात्री क्षेत्र एवं यात्रियों के बेहतर सुरक्षा में सहायक हो, यह कथन किस उपधारा में दिया गया है। तो जैसा कि मालूम है आपको 11 नंबर में जो है 4 प्रकार के कर्तव्यों में दिया गया है कि किसी भी अन्य ऐसे कार्य को करना जो रेल संपत्ति यात्री क्षेत्र एवं यात्रियों के बेहतर सुरक्षा में सहायक हो, यह कथन किस उपधारा से संबंधित है। तो जैसा कि मालूम है आपको 4 प्रकार के कर्तव्यों के बारे में आपको बताया गया है। तो उपधारा डी में जो है यानी कि 11 के डी में यह बताया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य जो रेल संपत्ति यात्री क्षेत्र एवं यात्रियों के बेहतर सुरक्षा में सहायक हो, यह किसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 11 के डी में इसको दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि रेलवे लाइन पर कोई अवरोध है जिससे ट्रेनों का संचालन बाधित हो रहा है, तो बल के सदस्य का कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत आएगा। तो कोई भी ऐसा कार्य करना जो रेल यातायात में अवरोध उत्पन्न करता हो, तो ये किसमें दिया गया है, या रेल यातायात को सुचारू बनाने के लिए यह जो है सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा और यह दिया गया है
11 के सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है आपके बेहतर जो है याद करने के लिए, और मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको बहुत अच्छे तरीके से माइंड मैप के थ्रू भी बताया है, और इन सारी चीज़ों को आप कर लेंगे प्रश्नों को स्वतः ही, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। धारा 11 के अनुसार आदेशों का पालन किस शर्त के अधीन अनिवार्य है? आदेश लिखित होना चाहिए, आदेश वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिया गया, आदेश विधि सम्मत होना चाहिए, आदेश आपातकाल में ही मान्य होगा। तो जैसा कि आप जो है आरपीएफ एक्ट के जो अभी 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 आप जब 20 पढ़ेंगे, सेक्शन 20 पढ़ेंगे, उसमें जो है विधि सम्मत आदेशों के बारे में वहाँ भी दिया गया है। तो 11 का जो पॉइंट 1 है, इसी में दिया गया है कि अधिकारियों के विधि सम्मत आदेशों का पालन, जो लॉफुली इश्यू है, जो लॉफुली ऑर्डर है, जो विधि सम्मत ऑर्डर है, उनको जो है फॉलो करना उसमें दिया गया है। 28 में यह है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ये भी जो है आपका 11 का ही प्रश्न है। आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन है, किस तरह के प्रश्न आपको बन सकते हैं। तो विधि सम्मत आदेशों का निष्पादन ए में यात्रियों की सुरक्षा, बी में और रेल कर्मचारियों का नियंत्रण। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ये गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, ये 11 का भी अभी प्रश्न है कि धारा 11 में प्रयुक्त पैसेंजर एरिया का तात्पर्य सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किससे है? पैसेंजर एरिया के अंतर्गत क्या आता है? केवल रेलवे प्लेटफार्म आता है, या केवल ट्रेन के डब्बे आते हैं, या स्टेशन परिसर और यात्रियों से संबंधित क्षेत्र आते हैं, या केवल रेलवे कार्यालय आते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टेशन परिसर व यात्रियों से संबंधित क्षेत्र ये सभी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे उपयुक्त है। स्टेशन परिसर, यात्रियों और यात्रियों से संबंधित क्षेत्र है, इसके इसमें पैसेंजर एरिया के रूप में इसको काउंट किया गया है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, वेरिएशन है आपका, बेहतर जो है इसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि कोई कार्य धारा 11 में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है किंतु रेल संपत्ति की सुरक्षा में सहायक है, तो बल का सदस्य उसे किस आधार पर कर सकता है? वरिष्ठ अधिकारी की मौखिक अनुमति से, या उपधारा डी के अंतर्गत, केवल आपातकाल में, या न्यायालय के आदेश से? तो ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है, कोई भी ऐसा कार्य जो कि इस कर्तव्यों के अलावा जो चारों दिए गए हैं इसके अलावा लिखे गए हैं, तो उसको जो धारा डी के अंतर्गत जो है तो बल सदस्य उसे जो है 11 के डी के अंतर्गत कर सकता है, जो रेल संपत्ति की सुरक्षा में सहायक हो। कोई भी ऐसा कार्य जो रेल संपत्ति की सुरक्षा में सहायक हो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, उपधारा डी में यह दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस परिस्थिति में बल का कोई भी सदस्य बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है? देखिए अब यह आपका सेक्शन 12 आ गया, सेक्शन 12 से रिलेटेड प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति केवल बहस करे, या जब कोई व्यक्ति बल के सदस्य को ड्यूटी के दौरान केवल पहुंचाए या पहुंचाने का प्रयास करे, जब कोई व्यक्ति रेल टिकट के बिना यात्रा करे, या जब कोई व्यक्ति स्टेशन पर सो रहा हो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर धारा 12 के अंतर्गत जो है गिरफ्तारी जो है बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रोसीजर दिया गया, इसमें बताया गया है। इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इसको मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको पढ़ाया है, और इसमें जो है प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दें, और जो लोग नए देख रहे हैं चैनल से जुड़े हुए हैं यह जो है सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आपके पास जब भी कोई नया कंटेंट आता है तो इसमें आपको वो चीज़ मिले। और इसके लिए टीम के द्वारा काम शुरू कर दिया गया। आप लोग को इसके जस्ट बाद आपको आरपीयूपी का शुरू करेंगे, तब आरपीएफ रूल के बारे में हम लोग करेंगे, उसके बाद से माइनर मेजर एक्ट करेंगे, यानी कि आपको एग्जाम मई या जून में आपके जो होंगे सब इंस्पेक्टर या एसआई के जो भी एग्जाम होंगे, तो उसको जो है उस समय तक जो है मेरा प्रयास है कि सभी जो भी चीज़ें हैं उसको मैं क्लियर कर दूँ, और ये सारी चीज़ें प्ले स्टोर पर भी आपको उपलब्ध होती रहेंगी। तो लगातार चैनल का आप लोग सब्सक्राइब करें, और क्यूबिक क्लासेस का एप्लीकेशन भी आप लोग जरूर ले लें, वहाँ पे आपको जो है मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और बहुत ही प्रश्न जो है वहाँ पे आपको उच्च कोटि के मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, बल के सदस्य द्वारा गिरफ्तारी कब की जा सकती है? यदि कोई व्यक्ति उसे ड्यूटी करने से रोकने का प्रयास कर रहा है। तो केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से, केवल वारंट के बाद, बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश, यह धारा 12 में दिया गया है। बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से भी गिरफ्तारी किया जा सकता है जब किसी बल सदस्य को उसके ड्यूटी करने से रोकने का प्रयास किया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से किस स्थिति में व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है? जब वह रेलवे स्टेशन पर सामान बेच रहा हो, जब उसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध में संलिप्त होने का उसे संदेह हो, जब वह यात्री से बात कर रहा हो, या जब वह प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहा हो।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि जब उसके विरुद्ध कोई जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है इन्वॉल्व होने का जो है सस्पेक्टेड है, तब उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के। जो धारा 12 हमारा बिना वारंट की गिरफ्तारी के बारे में ही बताता है, और इसमें जो है यह जो है सारी चीजें दी गई हैं। बहुत लेंदी रूप से इसको आप जब सेक्शन 12 को पढ़ेंगे तो वो आप याद नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप प्रश्नों से उसकी वेरिएशन को क्लियर कर सकते हैं कि वहां से आप प्रश्न आएंगे तो किस तरीके से करेंगे। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 है, रेलवे सीमा के भीतर कोई व्यक्ति अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए सावधानियां बरत रहा है तो गिरफ्तारी कब की जा सकती है? जब वह देर देर से चल रहा हो, जब यह विश्वास करने का कारण हो कि चोरी या नुकसान करने की नीयत से छिप रहा है, या जब कोई मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा हो, या जब वह अकेला खड़ा हो। तो जब यह सस्पेक्टेड हो कि वह जो है चोरी या नुकसान करने की नीयत से छिप रहा है, तो वैसे स्थिति में बिना वारंट की गिरफ्तारी धारा 12 आरपीएस एक्ट के अंतर्गत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का अपराध बिना वारंट गिरफ्तारी का आधार बन सकता है? साधारण विवाद, संज्ञेय अपराध, ऐसा संज्ञेय अपराध जिससे रेलवे संपत्ति या यात्रियों के जीवन को तत्काल खतरा हो। ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अपराध की प्रकृति किस प्रकार की संज्ञेय होनी चाहिए, कॉग्निजेबल होनी चाहिए, और रेल संपत्ति यात्रियों के जीवन को जो है तत्कालिक खतरा उत्पन्न हो तो उसको बिना वारंट की गिरफ्तारी किया जा सकता है धारा 12 के अंतर्गत। अगले प्रश्न के ऊपर आइए। आप अपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि प्रश्नों के बारे में आपकी क्या राय है। इस तरह के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप में जो मैं मेरा प्रयास है, ये आपसे कितना इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, आपके कमेंट के मुझे जो है इंतजार रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, धारा 13 के अनुसार बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति किसके पास है? तो पहले पॉइंट में ही दिया गया है कि मुख्य रक्षक या हेड रक्षक के ऊपर के सदस्य जो है गिरफ्तारी कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, कोई भी नागरिक बल का कोई भी सदस्य, हेड कांस्टेबल या उसके ऊपर का सदस्य, केवल पुलिस अधीक्षक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेड कांस्टेबल या उसके ऊपर इनका अधिकारी जो है धारा 13 के अंतर्गत तलाशी ले सकता है, और केवल तलाशी ही नहीं ले सकता है, आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी भी कर सकता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज रहता है कि धारा 13 जो है केवल तलाशी लेने से संबंधित है, तो धारा 13 में आगे आपको प्रश्न भी बनेंगे उसे, तो उससे हम लोग बात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। धारा 13 के अंतर्गत तलाशी लेते समय अधिकारी और क्या कर सकता है? केवल पूछताछ, व्यक्ति को रोकना और तलाशी लेना, केवल नोटिस देना, केवल रिपोर्ट करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, व्यक्ति को रोकेगा और तब उसको जो है तलाशी लेगा, और तलाशी किसके जो है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है तलाशी लेगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 38। देखिए 38 में दिया है कि धारा 13 के अनुसार अधिकारी किसे गिरफ्तार कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को, केवल गवाह को, या जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का विश्वास हो केवल या केवल न्यायालय के आदेश से। तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है तलाशी के दौरान जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का विश्वास हो। यानी तलाशी में कोई इस तरह की चीज मिलती है, कोई इस तरह का आपको एनडीपीएस का कोई सामान मिलता है, या कोई रेलवे की संपत्ति मिलती है, तो उस व्यक्ति को तलाशी के दौरान गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और कौन करेगा? हेड कांस्टेबल से ऊपर के रैंक का व्यक्ति करेगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, तलाशी के समय किस कानून का प्रावधान लागू होगा? तो वर्तमान में अभी जो है आपकी जो बुक है उसमें दंड प्रक्रिया संहिता लिखा गया है, लेकिन जो अभी बीएनएसएस जो है इसकी जगह इसको रिप्लेस किया है, तो बीएनएसएस के अंतर्गत जैसा भी प्रश्न होगा उस प्रश्न के हिसाब से आप उसको जो है कर सकते हैं। बीएनएसएस के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाएगा, या दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है तलाशी का प्रावधान किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, धारा 13 में उल्लिखित अपराध किस अपराध से संबंधित है? धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 14? तो धारा 12 से संबंधित आपको दिया गया। धारा 13 में बताया गया कि धारा 12 के अंतर्गत कोई अपराध हुआ हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, या संज्ञेय अपराध हुआ हो, तो उसमें धारा 13 के अंतर्गत तलाशी और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी भी किया जा सकता है। तो यह धारा 13 किससे रिलेटेड है? तो ये धारा 12 से रिलेटेड है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है, तलाशी किसकी की जा सकती है? केवल घर की, केवल वाहन की, व्यक्ति और उसके सामान की, या केवल कार्यालय की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति और उसके सामान की तलाशी ली जा सकती है। और जब किसी वाहन का या किसी घर की तलाशी लेनी हो तो उसमें प्रक्रिया बदल जाती है। तो यह चीजें जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, यह आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत। तो उसको और आरपीयूपी एक्ट में जो है बीएनएसएस की कौन सी धाराएं एप्लीकेबल होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति और उसके सामान की तलाशी धारा 13 के अंतर्गत ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, धारा 14 के अनुसार गिरफ्तार करने के बाद बल के सदस्य को क्या करना चाहिए? यानी गिरफ्तार जब कर लिए तो गिरफ्तार के बाद क्या करना चाहिए? धारा 14 में बताया गया गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया, आरोपी को अपने पास रखना चाहिए, या बिना अनावश्यक देरी के पुलिस को सौंपना चाहिए, या सीधे न्यायालय में पेश करना चाहिए, या पूछताछ के बाद छोड़ देना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बिना अनावश्यक देरी के पुलिस को सौंपना चाहिए। यानी गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको जो है पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करना चाहिए। ये जो धारा 14 में दिया गया है। धारा 14 में प्राइवेट व्यक्ति और जो है के द्वारा भी गिरफ्तारी की जाती है, उसका प्रोसीजर भी 14 में दिया गया है। आगे प्रश्न आएगा, गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपते समय क्या देना अनिवार्य है? केवल मौखिक सूचना, आरोपी का बयान और गिरफ्तारी की परिस्थितियों का विस्तृत रिपोर्ट। तो ये दिया गया है 14 में कि अनावश्यक विलंब के बिना विस्तृत रिपोर्ट के साथ जो है पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। ये धारा 14 में दिया गया है। और धारा 14 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से जो सब्जेक्टिव फॉर्म में बताए गए हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, उसको देखने के बाद ये आपके एमसीक्यूज भी क्लियर सारे होंगे। अगला प्रश्न है धारा 14 से संबंधित है। धारा 14 के अनुसार गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई को कैसी देरी नहीं होनी चाहिए? कानूनी देरी, न्यायिक देरी, अनावश्यक देरी। चलिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है। तो आवश्यक देरी के बिना जो है उस व्यक्ति को जो है पुलिस अधिकारी को सुपुर्द करना चाहिए। ये 14 में दिया गया है, ये बहुत वो नहीं। अगला है धारा 14 किससे संबंधित है? तलाशी की शक्ति, बिना वारंट की शक्ति या गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया? जेन्युइन का प्रश्न है, गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया उसके बारे में धारा 14 बताता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है, गिरफ्तार व्यक्ति को कहाँ ले जाया जा सकता है यदि पुलिस अधिकारी नहीं? तो न्यायालय या बल कार्यालय, निकटतम पुलिस स्टेशन, जिला कार्यालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निकटतम पुलिस स्टेशन। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को किया गया है तो उससे अगर अधिकारी उपलब्ध नहीं है, अगर जो है प्राधिकृत अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। चलिए सॉरी, अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए धारा 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 15 आप जरूर देखिए। 15 को मैंने माइंड मैप के थ्रू और कई सारे तरीकों से बताया है सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आप जरूर देखिए वो वीडियो को, पिछला आप जो है इसका वीडियो देख सकते हैं, इसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है। धारा 15(1) के अनुसार बल के प्रत्येक सदस्य को किस रूप में माना जाएगा? केवल कार्य समय पर ड्यूटी पर, कार्य के समय ड्यूटी पर, या केवल आपातकाल में ड्यूटी पर, सदैव ड्यूटी पर, या केवल रेल परिसर में ड्यूटी पे? तो बल सदस्य को 24/7 जो है ड्यूटी पर माना जाएगा, ऐसा बताया गया है धारा 15(1) के अंतर्गत। 15 में 1 पॉइंट और 2 पॉइंट है, इसके बारे में भी प्रश्न आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न के ऊपर आते हैं। धारा 15(1) के अनुसार बल के सदस्य को कहाँ नियुक्त किया जा सकता है? केवल अपने राज्य में, केवल रेलवे स्टेशन पर, भारत के किसी भी स्थान पे? तो 15 के सब क्लॉज 1 में यही दिया गया है कि 24/7 ड्यूटी पर माना जाएगा और भारत के किसी स्थान पर उसको उसका डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 15 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेतन निर्धारण, अनुशासन बनाए रखना, बल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं प्रश्नों में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, और यहाँ जरूरी नहीं कि यही ऑप्शन आपको मिले उस प्रश्न में, ये तो बनाए गए हैं, आपको और भी ऑप्शन इससे सिमिलर मिल सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपके प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो 15 का जो उद्देश्य क्या है? बल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 15 का सब क्लॉज 2 के अनुसार बल का कोई सदस्य क्या नहीं कर सकता है? स्थानांतरण स्वीकार करना, अतिरिक्त रोजगार या पद धारण करना, रेलवे में कार्य करना, ड्यूटी करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो 2 में यही बताया गया है कि अन्य कोई भी नियोजन में जो है वह भाग नहीं लेगा, अन्य कोई रोजगार नहीं करेगा जब तक वो बल का सदस्य रहेगा, या कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। धारा 15 के 2 के अनुसार बल का सदस्य किसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता? निजी व्यापार, सरकारी सेवा, इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्य, सामाजिक सेवा। तो इसमें बहुत सारे लोग मुझे आता है कि ए को मार देंगे, लेकिन ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि धारा 15 के 2 का में यह स्पष्ट दिया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्य के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकता है। हालांकि ये भी है, आपका निजी व्यापार नहीं कर सकता है, ये भी है, लेकिन जो इसमें ऑप्शन जो अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 15(a) का सब क्लॉज 1 के अनुसार बल का कोई सदस्य किसकी पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता? राज्य सरकार, रेलवे बोर्ड, या केंद्रीय सरकार, या निर्धारित प्राधिकारी, या जिला प्रशासन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो 15 के ए के सब क्लॉज 1 में यही दिया गया है कि केंद्रीय सरकार या निर्धारित प्राधिकारी के अनुमोदन पे ही कोई अन्य कार्य किया गया है, जिसमें से कि विभागीय स्तर का कोई सांस्कृतिक या आमोद प्रमोद का कोई कार्य हो, या जो अन्य कोई ऐसा कार्य हो जो रेलवे से संबंधित है, लेकिन वह केंद्रीय सरकार या निर्धारित प्राधिकारी के अनुमति से ही कर सकता है। और उसका डिसीजन कौन करेगा कि वो कार्य का नेचर, तो वो केंद्रीय सरकार करेगी। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है,
धारा 15 ए का सब के ए के अंतर्गत बल का सदस्य किससे नहीं जुड़ सकता है? खेल संघ से, ट्रेड यूनियन या राजनीतिक संघ से, धार्मिक संगठन से या सांस्कृतिक संस्था से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, किसी ट्रेड यूनियन और राजनीतिक संघ से नहीं जुड़ सकता है। यह 15 के ए के 1 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है 15 ए का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी के अनुसार बल का सदस्य किस संगठन का सदस्य नहीं बन सकता है? बल द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन या शुद्ध सामाजिक संगठन या गैर मान्यता प्राप्त संगठन। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी गैर मान्यता प्राप्त संगठन का सदस्य नहीं बन सकता है। यानी कि अगर संगठन का किसी सदस्य बनता है, जैसे कि अपने रेलवे में देखा होगा यूनियन वगैरह है, या आरपीएफ में भी यूनियन था, हालांकि अभी वो बंद हो गया है, तो वो मान्यता प्राप्त संगठन होना चाहिए और उसका सदस्य बन सकता है, उसका डेलीगेशन प्राप्त कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। बल का सदस्य प्रेस से संवाद या प्रकाशन कब कर सकता है? कभी नहीं, केवल निजी लाभ हेतु, ड्यूटी के सद्भावनापूर्ण निर्वहन या साहित्यिक वैज्ञानिक प्रकृति का हो। ऑप्शन नंबर सी। तो ड्यूटी के सद्भावनापूर्वक निर्वहन में या साहित्यिक वैज्ञानिक प्रकृति का हो, जैसे बल का कोई एजुकेशन का माहौल जिससे क्रिएट हो रहा हो, या बल का कोई अच्छा कार्य जिससे बल का जो है साहित्यिक जो है किसी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है, या जो सद्भावनापूर्वक हो या वैज्ञानिक प्रकृति का उस कार्य को कर सकता है। लेकिन ये भी जो है किसका अनुमति के साथ ही कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि वह विवाद हो कि कोई संस्था सामाजिक, मनोरंजनात्मक या धार्मिक है या नहीं, तो अंतिम निर्णय किसका होगा? अभी मैं बात कर रहा था आपसे, तो यह न्यायालय का, महानिदेशक का या केंद्रीय सरकार का? क्योंकि आरपीएफ जो है यह केंद्रीय सरकार का बल है, इसलिए केंद्रीय सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा कि कोई कार्य जो है वह सामाजिक, मनोरंजनात्मक, धार्मिक है या नहीं, या अंतिम निर्णय जो है केंद्रीय सरकार का होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्नों के बारे में आप अपने कमेंट जरूर दीजिए, और कमेंट आपके जितने ज्यादा आते हैं, हम वीडियो बनाने के लिए उतने ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो आप जरूर कमेंट करिए, कमेंट में जो है कोताही ना करें आप लोग, और इस कंटेंट को आप शेयर भी करें ताकि लोगों तक पहुंचे। धारा 15 ए के सब क्लास 2 के अनुसार बल का सदस्य किसमें भाग नहीं ले सकता है? धार्मिक सभा में, खेल प्रतियोगिता में, राजनीतिक उद्देश्य से आयोजित सभा या प्रदर्शन में, या पारिवारिक कार्यक्रम में। तो 15 के ए के सब क्लास 2 में यही दिया गया है कि राजनीतिक उद्देश्य या आयोजित सभा या प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं कि 15 में कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं और कितना इसमें वेरिएशन है। 15 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और हर बार 15 से प्रश्न आते हैं। धारा 15 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बल के अधिक अधिकार देना, बल में अनुशासन और राजनीतिक निरपेक्षता बनाए रखना, वेतन बढ़ाना, पदोन्नति सुनिश्चित करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बल का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? बल में अनुशासन और राजनीतिक निरपेक्षता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि निलंबन की अवधि में बल सदस्य किस स्थिति में रहता है? तो ये 16 आ गया आपका, सेक्शन 16, या निलंबन के दौरान बल सदस्यों के जो ड्यूटीज है उसके बारे में, जो कर्तव्य है उसके बारे में बताता है। तो वह बल का सदस्य बना रहता है। यह जो है जो निलंबन के बाद भी, क्योंकि निलंबन कोई सजा, कोई पनिशमेंट नहीं है। निलंबन जो है एक जो है निरोधक कार्रवाई है, जो कि जांच में आपको जो है निरपेक्ष बनाती है, पक्ष निरपेक्ष बनाती है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, धारा 16 ए के अनुसार बल का सदस्य पद छोड़ने पर क्या करना अनिवार्य है? केवल हथियार जमा करेगा, केवल प्रमाण पत्र जमा करेगा, प्रमाण पत्र, हथियार, वर्दी व अन्य सामग्री को सौंपना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जहां प्रश्न में आपको क्वेश्चन में केवल शब्द आ जाए, तो केवल जो है मानते हैं कि इस सेक्शन में हो सकता है, लेकिन केवल लगने से वो प्रश्न जो है, जो प्रश्न का जो ऑप्शन ज्यादा समर्थन करता है उस पर आपको ध्यान देना है। तो प्रमाण पत्र, हथियार, वर्दी व अन्य सामग्री सौंपना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर प्रमाण पत्र या अन्य सामान जमा नहीं करता है तो उसे क्या दंड हो सकता है? केवल चेतावनी, 6 माह का कारावास, अधिकतम 1 माह का कारावास, या 200 रुपए का जुर्माना, या दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है कोई सामान अगर जमा नहीं करता है निर्माण के दौरान, तो उसको जो है अधिकतम 1 माह कारावास या 200 रुपए का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। धारा 16 ए का सब क्लॉज 3 इस स्थिति में लागू नहीं होती है? जब सामान खो गया हो, जब महानिदेशक के आदेश के सामान व्यक्ति की संपत्ति बन गया हो, जब व्यक्ति निलंबित हो, या जब व्यक्ति निवृत्त हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि कोई ऐसा सामान, जैसे मान लीजिए उसका व्यक्तिगत अगर कोई प्रशंसा पत्र जो महानिदेशक के द्वारा दिया गया है उसको, या कोई इस तरह का जो है तमगे या किसी चीज को दिया गया है, तो वो व्यक्ति जो है जमा, वो व्यक्ति का व्यक्तिगत संपत्ति हो जाता है, उसको जमा नहीं करेगा। 16 ए का 3।
हालांकि क्लॉज से प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन आपकी बेहतर तैयारी के लिए जानना चाहिए कि किस क्लॉज और किस सब क्लॉज में क्या दिया गया, इसलिए मैंने इसको एमसीक्यू में आपको सारी चीजों को लिया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निलंबन पर सदस्य सभी दायित्वों से मुक्त हो जाता है, गलत हो गया। निलंबन पर सदस्य को दंड नहीं दिया जा सकता है, ये भी गलत हो गया। निलंबन पर भी सदस्य को अनुशासन के अधीन रहना होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया निलंबन कोई जो है दंड नहीं होता है, यह एक निरोधात्मक कार्रवाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। धारा 17 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कृत्य दंडनीय है? अब धारा 17 बहुत लाख सारे लोग पूछते हैं कि धारा 9 और धारा 17 में क्या अंतर है, तो इसके लिए भी मैंने लास्ट में इसको एक आपको कंपेरेटिव चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जो सब्जेक्टिव फॉर्म में आप पढ़ेंगे तो उसको आपको देखा होगा। अब वहां से प्रश्न आपको धारा 17 से बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों के वैध आदेशों का उल्लंघन, बिना अनुमति के ड्यूटी से हट जाना, अवकाश समाप्त होने पर बिना कारण ड्यूटी पर उपस्थित न होना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है, ये जो है क्या है, यह दंडनीय कृत्य है। धारा 17 के अंतर्गत जो है यह सभी दंडनीय कृत्य है, और यह जो है क्रिमिनल जो है इस पे जो है एक्टिविटी इसको माना जाता है। तो 17 में यही है। धारा 9 में आपने देखा कि कैसे विभागीय कार्रवाई होती है, उसे विभागीय दंड का प्रभाव होता है, और इसमें जो है ये सारी चीजें जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाती है। बिना अनुमति के ड्यूटी से हट जाना, आपकी ड्यूटी चुनाव ड्यूटी में लगाई गई, आपने वहां से हट गए, तो यह क्या हो जाएगा, धारा 17 के अंतर्गत जो है यह जो है क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है। तो जरूर सब्जेक्टिव फॉर्म को आप देखिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न है, ड्यूटी के अतिरिक्त किसी अन्य रोजगार में बिना अनुमति संलग्न होना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? धारा 9, धारा 16, धारा 17, धारा 18। तो धारा 17 में ही यह बताया गया है, किसी अन्य रोजगार में लगना क्या है, यह इसको दंड इसके रूप में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। धारा 17 का क्लॉज 1 के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर अधिकतम क्या दंड हो सकता है? 6 माह का कारावास, 1 वर्ष का कारावास, केवल जुर्माना, सेवा से बर्खास्तगी। तो 1 वर्ष का कारावास, और अपराध की प्रकृति क्या होगी, इसमें जो है संज्ञेय होती है, कॉग्निजेबल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। धारा 17 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति क्या होती है? देखिए मिल गया, संज्ञेय और जमानती, या संज्ञेय और गैर जमानती। संज्ञेय और गैर जमानती, इसमें अपराध जो है यही आपको जानना चाहिए। इसमें जो है क्या होगा, कॉग्निजेबल, और जो है यह क्या है, नॉन वेलेबल, ये दोनों पर क्या होगा, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होंगे धारा 17 के अंतर्गत। और यही धारा 17 धारा 9 का मुख्य अंतर है। धारा 9 में जो है आपको विभागीय कार्रवाई की है, जिसमें बर्खास्तगी है, निष्कासन है, पदच्युत है, छोटे बड़े दोनों दंडों का उल्लेख है। और धारा 17 में जो है क्या है, यह जो है आपको क्रिमिनल जो है प्रक्रिया का के बारे में दिया गया। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। 68 में कहा केंद्र सरकार किन अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकती है? तो आपने पढ़ा होगा, नियम 30 पढ़ेंगे अभी, उसमें आप देखेंगे सहायक महानिरीक्षक जनरल, वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट जिनकी सर्विस 60 वर्ष तक हो गई हो, वो सब वो क्या हो सकते हैं, उनको मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है, और वो एज ए मजिस्ट्रेट ट्रीट किए जाएंगे। और इसी के अंदर तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जो सुरक्षा न्यायालय और सुरक्षा न्यायालय है, यह जो है इसी के अंतर्गत जो है, यह जो है धारा 30 के अंतर्गत इनको मजिस्ट्रेटियल पावर मिला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न में से किस स्थिति में मामला सामान्य आपराधिक न्यायालय में चलाया जा सकता है? जब अपराध ड्यूटी से संबंधित हो, जब अपराध छोटा या पेटी हो, जब अपराधी अवकाश पर हो, उपरोक्त सभी। तो यह सभी मामले जो ऊपर तीनों जो ऑप्शन दिख रहे हैं, यह सभी अगर ये हो तो जो है मामला यह सामान्य न्यायालय में, सत्र न्यायालय में हो गया, या जो मजिस्ट्रियल पावर है, जो सुरक्षा न्यायालय है, उसमें जो है मामले को चलाया जा सकता है, जिसको कि सामान्य कोर्ट का या सामान्य जो है कोर्ट का जो की शक्तियां मिली हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। 17 का 4 को देख लीजिए। 17(4) का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 बार सजा देना, अन्य कानूनों के अंतर्गत अभियोजन से रोकना, अन्य कानूनों के अंतर्गत अभियोजन की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर सी यही जो है 17 का 4 है, यह क्या करता है, अन्य कानूनों के अंतर्गत अभियोजन की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीजें मिलकर आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 17 के अंतर्गत निम्न में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? एक अपराध पर 2 दंड, बिना जांच दंड, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं। यही है जो है बताया गया कि एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धारा 17 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत लागू होता है? अब ये कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें जो है आपको जो है जो दी जा रही हैं, ये चीजें जो है आपको एग्जाम में आ सकती है, देखने को मिल सकती है। तो आप बेहतर समझ के पढ़िए, पढ़ के मत समझिए।
समझिए तब पढ़िए, एक बार समझिए तब पढ़िए, और इसकी यही मेरा प्रयास है, और इसके लिए ही मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या है, धारा 17 के अंदर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? एक अपराध पर 2 दंड। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है, यानी एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। तो नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अब चलिए यहाँ से 17 का आपको 11 से और 17 तक से संबंधित जो भी आपको एमसीक्यूज है उसके बारे में मैंने बात की, आपको समझाया, और आशा है कि आपको यहाँ से अच्छे प्रश्न मिले होंगे। आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा किस तरह के प्रश्न आपको आपके लिए कितने अच्छे होंगे। अब इसके बाद से जो है 18, 19, 20, 21, 22 इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, और उसके बाद से उससे संबंधित एमसीक्यू उसी वीडियो में आएगा। उसके बाद हम लोग आरपी यूपी एक्ट शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी देखिए हमारे पास एमसीक्यूज है, लेकिन समय की बाध्यता है। इसको मैं जब वो सेक्शन पढ़ा लूंगा सब्जेक्टिव, तब इस एमसीक्यूज पे आऊंगा। धारा 18, 19, 20 इसमें आपको बहुत ही वेरिएशन वाले प्रश्न मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।